नमस्कार, इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु और उस नाटक की समीक्षा करेंगे। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ ये नाटक 1959 ईस्वी में संगीत अकादमी अवार्ड से सम्मानित ये नाटक महाकवि कालिदास के जीवन पर चित्रित इस नाटक में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ काल्पनिक दृश्यों को भी प्रस्तुत किया गया है, अर्थात पूर्ण रूप से सत्य न होकर कल्पना का भी सहारा लिया है मोहन राकेश जी ने। इस नाटक को 3 अंकों में लिखा गया है। नाटक की समीक्षा नाट्य तत्वों के आधार पर की जाती है। नाटक के तत्वों में कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण के कथोपकथन या संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य आते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा का प्रारंभ आषाढ़ के प्रथम दिन की वर्षा से होता है। कथा को आगे बढ़ाने वाले कालिदास एवं मल्लिका हैं। नायक कालिदास हैं और मल्लिका नायिका है। कालिदास अपने पशुपालक मामा के यहाँ ग्राम प्रांतर में पले और बड़े हुए हैं। वो उसी ग्राम में रहने वाली मल्लिका से प्रेम करते हैं। मल्लिका भी उसे हृदय से प्यार करती है। कालिदास वहीं ऋतु संहार नामक काव्य ग्रंथ की रचना करते हैं। इस काव्य को मल्लिका के अलावा उसे गांव में जानने वाला कोई भी नहीं है। मल्लिका कालिदास से प्यार करती है और गांव में सिर्फ मल्लिका को पता है कि ऋतु संहार नामक काव्य ग्रंथ की रचना कालिदास ने की है। धीरे धीरे इस काव्य की प्रशंसा होने लगती है और उज्जैनी में भी इस ग्रंथ की चर्चा होती है। उज्जैनी के महाराज आचार्य वर रुचि को भेजकर कालिदास को राजकीय सम्मान देने के लिए बुलवाते हैं। मल्लिका की प्रेरणा और आग्रह से कालिदास वहां जाकर राजकवि का आसन प्राप्त करते हैं। जब उज्जैनी के राजा को ज्ञात होता है कि कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की है तो वे वर रुचि को भेजकर कालिदास को राजकीय सम्मान देने के लिए बुलवाते हैं। कालिदास मल्लिका से प्रेम होने के कारण मल्लिका को छोड़कर जाना नहीं चाहते। तब कालिदास के अभिभावक मल्लिका से कालिदास को समझाने के लिए कहते हैं। मल्लिका कालिदास से आग्रह करती है कि कालिदास राजकीय सम्मान प्राप्त करने के लिए चले जाएं। मल्लिका कालिदास को प्रेम करती है और वो चाहती है कि कालिदास जीवन में आगे बढ़ें। मल्लिका की बात मानकर कालिदास चले जाते हैं और वहाँ उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होता है। वहाँ राजकवि बना दिए जाते हैं। यहीं से प्रेम संघर्ष का त्रिकोण भी स्थापित हो जाता है। ग्राम पुरुष विलोम मल्लिका की ओर आकर्षित है, परंतु मल्लिका उससे विमुख है। मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है, ये बात विलोम को ज्ञात है। इसके बावजूद वो मल्लिका की तरफ आकर्षित है, वो मल्लिका को चाहता है। मल्लिका कालिदास से भावात्मक प्रेम करती है। गांव में इसका अपवाद भी फैलता है। पूरे गांव में अपवाद फैल जाता है कि मल्लिका और कालिदास एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तभी मल्लिका की माँ अंबिका उसे समझाती है कि भावात्मक प्रेम शरीर की आवश्यकता को पूरा नहीं करता। जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विवाह करना आवश्यक है। कालिदास विवाह क्यों नहीं करता, परंतु मल्लिका अपने भावात्मक प्रेम पर अडिग रहती है। उधर कालिदास राजकन्या प्रियंगु मंजरी से विवाह करके कश्मीर का शासक मात्रगुप्त हो जाता है। कालिदास उज्जैनी जाकर राजमत में पढ़कर सब कुछ भूल जाते हैं, जबकि प्रारंभ में वो यही घोषणा करते हैं कि मल्लिका के अतिरिक्त वो किसी और से विवाह नहीं करेंगे। कालिदास सब कुछ पाकर भी बहुत प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। उस वातावरण में उन्हें प्रसन्नता नहीं मिलती। कालिदास राजकन्या प्रियंगु मंजरी से विवाह करके कश्मीर का शासक मात्रगुप्त हो जाता है। इसके पश्चात मल्लिका के अंतर्द्वंद्व, मल्लिका की माँ की बीमारी और मृत्यु, प्रियंगु मंजरी का मल्लिका के यहाँ आना, कालिदास का ग्राम में आकर भी मल्लिका से न मिलना आदि घटनाएं कथानक को विकसित करते हुए चरम सीमा की ओर शीघ्रता से बढ़ा देती हैं। कालिदास के विवाह कर लेने की बात सुनकर मल्लिका के मन में अंतर्द्वंद चलने लगता है कि अब वो क्या करे। इधर मल्लिका की माँ की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। प्रियंगु मंजरी को जब ज्ञात होता है कि कालिदास मल्लिका को चाहते हैं तो वो कालिदास को लेकर गांव आती है, परंतु कालिदास को मल्लिका से मिलने नहीं देती। वो उज्जैनी से साथ लाई स्त्रियों रंगणी संगणी को मल्लिका के घर साज सज्जा के लिए भेजती है। फिर मल्लिका से मिलने जाती है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका को राज कर्मचारी से विवाह का प्रलोभन देते हुए कालिदास को भूल जाने को कहती है। इसके बाद कालिदास और प्रियंगु मंजरी वापस चले जाते हैं।
कालिदास के मल्लिका से मिलने न आने पर मल्लिका आहत हो जाती है। जीवन की आवश्यकताओं से विवश होकर भावात्मक पवित्र प्रेम का आदर्श उतारकर मल्लिका विलोम को आत्मसमर्पण कर देती है। मल्लिका विलोम से विवाह कर लेती है। उसके बाद एक बालिका शिशु को जन्म देती है। अब तीसरा अंक शुरू होता है। उधर कश्मीर में विद्रोह हो जाने से कालिदास को वहाँ से विपन्न स्थिति में गांव आना पड़ता है। कश्मीर में आक्रमण हो जाता है। कालिदास का राजपाट सब कुछ छिन जाता है। वो दार्शनिक वेशभूषा में गांव आता है। वो मल्लिका के घर में है। आज भी आषाढ़ का पहला दिन है। मल्लिका अथ से जीवन प्रारंभ की बात करती है। मल्लिका कहती है कि फिर से शुरू से जीवन को आरंभ करते हैं। तुम कह रहे थे तुम अथ से आरंभ करना चाहते हो। इसी समय मल्लिका की बच्ची के भीतर से रोने की आवाज़ आती है। वो उसे उठाकर ले आती है। तभी विलोम गृह स्वामी के रूप में आकर मल्लिका से आतिथ्य करने के लिए कहकर चला जाता है। विलोम मल्लिका से कहता है कि अतिथि का स्वागत करो। कालिदास चुपचाप बाहर चला जाता है। मल्लिका गोद में बच्ची को चिपकाए हुए रह जाती है। यहीं पर नाटक का कथानक चरम सीमा पर समाप्त हो जाता है। कालिदास को ज्ञात हो जाता है कि विलोम और मल्लिका की शादी हो चुकी, विवाह हो चुका है और उसकी एक बालिका भी है। इसलिए कालिदास चुपचाप बाहर चले जाते हैं। इस तरह से इस नाटक का मार्मिक दुखांत होता है। इस प्रकार नाटक के समाप्त होने पर समय एवं आकांक्षाओं के द्वंद्व में समय अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। नाटक के पहले अंक में आषाढ़ के एक दिन की वर्षा में भीगते हुए कालिदास और मल्लिका के प्रेम एवं वियोग, कालिदास का मल्लिका को छोड़कर उज्जैनी चले जाना। दूसरे अंक में कालिदास का राज वैभव की तरफ आकर्षित होना एवं प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लेना, गांव आकर भी मल्लिका से न मिलना। तीसरे अंक में कालिदास का राज्य एवं वैभव छिन जाना एवं फटे मैले कुचैले कपड़ों में मल्लिका के सामने प्रस्तुत होना। मल्लिका के विवाह का ज्ञात होने पर वहां से चुपचाप चले जाना। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण। पात्र योजना और चरित्र की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन नाटक पूर्णतया सफल है। इस नाटक में कुल 12 पात्र हैं, जिनमें कालिदास, मातुल, दंतुल, निक्षेप, विलोम, अनुस्वार और अनुनासिक पुरुष पात्र हैं तथा मल्लिका, अंबिका, संगिणी, रंगणी, प्रियंगु मंजरी स्त्री पात्र हैं। कालिदास कथानक के नायक हैं। ग्राम की पर्वतीय प्रकृति के आंचल में उनकी कविता का प्रस्तुति होती है। उनकी ख्याति उज्जैनी तक पहुंच जाती है। आचार्य वररुचि उनको आकर ले जाते हैं, जहां वो एक के बाद एक काव्य और नाटक लिखकर कीर्ति के शिखर पर पहुंचते हैं। वो मातृगुप्त के नाम से कश्मीर के शासक बनते हैं। कवि के रूप में कालिदास ने रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत आदि अनेक रचनाओं का सृजन किया। अन्य पुरुष पात्रों में मातुल ग्राम का कवि है और निक्षेप उसका सहायक है। दंतुल आदि पात्र राजपुरुष हैं। कथानक में उनकी स्थिति नायक और नायिका के चरित्र के विकास के रूप में है। विलोम का स्थान महत्वपूर्ण है। वो भी मल्लिका से प्रेम करता है। मल्लिका को पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। अंत में मल्लिका को आत्मसमर्पण करने को विवश कर देता है। मल्लिका इस नाटक की नायिका है। वो कालिदास से भावात्मक प्रेम करती है। वो अपने पति का सदैव भी उत्कर्ष देखना चाहती है। यहाँ तक कि प्रियंगु मंजरी से कालिदास का विवाह भी उसे विचलित नहीं कर पाता। वो अपने पवित्र और शासित प्रेम की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा देती है। विलोम को आत्मसमर्पण करना उसकी परिस्थितियों की विवशता है। वो स्वाभिमानी भी है। प्रियंगु मंजरी जब उसके सामने किसी बड़े अधिकारी से विवाह करवाने का प्रस्ताव रखती है, उसके घर को नए सिरे से बनवा देने की बात करती है और अपने साथ उसे कश्मीर ले जाने की बात करती है, तो वो विनम्रता से मना कर देती है। इस प्रकार मल्लिका का चरित्र चित्रण नाटककार ने बहुत सफलता से किया है। अन्य स्त्री पात्रों में अंबिका मल्लिका की माँ है, जिसका हृदय अपनी पुत्री के लिए वत्सल से भरा हुआ है। वो उसके उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित है। रंगणी और संगणी उज्जैनी नगर की नारियां हैं, जो प्रियंगु मंजरी के साथ मल्लिका के गृह में जाती हैं। आषाढ़ का एक दिन रंगमंची नाटक है। रंगमंची नाटक के लिए आवश्यक है कि उसके कथोपकथन नाटकीय, प्रभावशाली, संक्षिप्त, पात्र अनुकूलता, भाव व्यंजक तथा कथा सूत्र को आगे बढ़ाने वाले पात्रों का चरित्र प्रकाशन करने में सशक्त हो। इस दृष्टि से प्रस्तुत नाटक के कथोपकथन बड़े प्रभावपूर्ण, नाटकीय, पात्र और परिस्थितियों के अनुकूल हैं।
इस नाटक के संवादों की प्रमुख विशेषता यह है कि वो भावात्मक और बहुत ही संक्षिप्त व पैने हैं। कहीं कहीं तो एक एक शब्द के ही कथन है। कथोपकथन में स्वाभाविकता की सदैव रक्षा हुई है। संवादों की भाषा सर्वत्र सरल और बोधगम्य है। मल्लिका और कालिदास का निम्न कथोपकथन बड़ा ही संवेदनशील और मार्मिक है। मल्लिका, और भी कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार नहीं है। पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है। वायु में वैसी ही नमी है। वातावरण की दुनिया भी वैसी ही है। अतः स्पष्ट है कि कथोपकथन की दृष्टि से यह नाटक पूर्ण संभव है। देशकाल और वातावरण। लेखक के इस नाटक में कालिदास के समय के वातावरण की झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। पात्रों की वेशभूषा, यत्र तत्र प्रयुक्त तत्कालीन शब्दावली और कालिदास की कविता के उदाहरण वातावरण का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। कालिदास ने मेघदूत की रचना आषाढ़ के प्रथम दिवस से प्रारंभ की थी। आषाढ़ की वर्षा और कालिदास के गांव की स्मरणीय प्रकृति का यथार्थ चित्रांकित हो गया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास की कीर्ति और जीवन पर आधारित है। नाटककार ने इसमें स्पष्ट किया है कि भावात्मक प्रेम का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन के यथार्थ से अलग नहीं रह सकता। कथानक की नायिका मल्लिका को विलोम के सामने आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। इस उद्देश्य को नाटककार ने प्रारंभ में मल्लिका की माँ के द्वारा उठाया है। मल्लिका, मैंने भावना से भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वो संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकता किस प्रकार पूरी हो सकती है? इसका नाम आषाढ़ का एक दिन विषय वस्तु की दृष्टि से बहुत सार्थक बन पड़ा है। कथानक का प्रारंभ आषाढ़ के प्रथम दिन की वर्षा से होता है। मल्लिका बाहर से भीगी हुई आती है और अपनी माँ अंबिका से कहती है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं। मैं भी तो, देखो ना माँ, कैसे भीग गई हूँ। वो कालिदास के साथ इस वर्षा में भीगी है। वो इस अनुभूति को अंत तक संजोए रहती है। नाटक दृश्य काव्य है। उसका संबंध केवल रंगमंच से है। नाटक की सफलता रंगमंच पर अवलंबित है। यदि नाटक अभिनय नहीं है तो उसे सफल नहीं कहा जा सकता। नाटक और अभिनेता का अभिन्न संबंध है। ये नाटक अभिनय है। इसका दृश्य विधान इतना सरल, संवाद इतने संक्षिप्त और चुस्त तथा भाषा इतनी सजीव और स्वाभाविक है कि रंगमंच पर अभिनय में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। रंग संकेतों की सृष्टि भी अभिनय में विशेष रूप से सहायक है। फिल्मी कला से प्रभावित दृश्य आकर्षक हैं, जो कथावस्तु, चरित्र चित्रण तथा नाटक कला योजना कहीं भी अभिनय में बाधक नहीं है। ये नाटक अभिनय की कसौटी पर प्रत्येक दृष्टि से खरा उतरा है।